पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलाइसिस करने पर दे यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, या सिंपल शुगर्स जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करें तो 10 से ज्यादा सिंपल शुगर हमें हासिल हो, 10 से ज्यादा पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन यूनिट्स हासिल हो, उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन नेचर। लेकिन प्रोटोप्लाज्म में मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा पड़ा था? प्रोटीन। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में वाटर। लेकिन जब आपसे पूछा जाए नेचर में सबसे ज्यादा एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है नेचर में, मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल वॉल सेल का प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। मतलब प्रोटोप्लाज्म में ये बात नहीं हो रही सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है या नहीं है। सेल वॉल ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, ये डेड है। प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर है, ये उसके ऊपर है। तो सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है? सेलुलोज से। और वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है बेटा। मोर देन 50% ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन प्लेनेट अर्थ पर ये सेलुलोज की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? तो इसका मतलब है कि सबसे एबंडेंट, और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है? तो सबसे ज्यादा एबंडेंट कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक फॉर्म में इस प्लेनेट पर पॉलीसेकेराइड्स है। और पॉलीसेकेराइड दो किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं पॉलीसेकेराइड्स की, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमो का क्या मतलब होता है? होमो का सेम, एक जैसे। ऐसे पॉलीसेकेराइड बेटा जो एक किस्म के रिपीटिंग यूनिट या मोनोमर से बने हुए हों। एक किस्म का मोनोसेकेराइड है, वही रिपीट हो, तो ऐसा पॉलीसेकेराइड क्या होगा? होमो या हेट्रो? होमो, सेम होगा। दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमर। लेकिन हेट्रो जो है वो मिक्सचर होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स हो सकते हैं। मोनोमर से मुराद सिंपल शुगर। आपके कोर्स में जितने भी पॉलीसेकेराइड बयान किए गए हैं वो होमो वाली टाइप के हैं। हेट्रो वाली एफएससी के कोर्स में कहीं और उनकी एग्जांपल मिलती है, लेकिन आप उसको भी याद रखेंगे। तो होमो पॉलीसेकेराइड्स स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, ये क्या हैं? एक किस्म के मोनोमर से बनेंगे सारे। जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन भी कहते हैं, या म्यूरिन, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसी तरह हेमीसेलुलोज सेल वॉल में पढ़ाया था बेटा। स्टार्च होमो पॉलीसेकेराइड है, मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो सारा स्टार्च एक ही मोनोमर से मिलकर बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? इसके मोनोमर को क्या कहते हैं? तो अल्फा ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन होती है। बॉन्ड कौन सा बनेगा? ओलिगो में समझाया था आपको। अल्फा 1,4 होगा या बीटा 1,4 होगा? अल्फा 1,4। इसकी बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स हैं स्टार्च की। एक को हम कहते हैं एमाइलोज स्टार्च, एक को हम कहते हैं एमाइलोपेक्टिन स्टार्च। एमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड स्टार्च है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ये एक नई चीज आप सीखने जा रहे हैं बेटा। अब तक ब्रांचिंग वाली कैरेक्टर, क्योंकि ओलिगो में ब्रांचिंग वाला कैरेक्टर नहीं है। अनब्रांच स्टार्च में कौन से बॉन्ड्स होंगे? सिर्फ अल्फा 1,4। स्टार्च का 20% एमाइलोज फॉर्म में होता है, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, और बॉन्ड सिर्फ अल्फा 1,4 वाले हैं। एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड स्टार्च है। इसमें अगर हम बॉन्ड्स देखें तो इसमें बॉन्ड अल्फा 1,4 भी होते हैं और अल्फा 1,6 भी होते हैं। समझ लें, अल्फा 1,4 स्ट्रेट चेन में होंगे, स्ट्रेट चेन में, और ये ब्रांचिंग में होंगे। अब मिसाल के तौर पे ये चेन यहां से, इधर से एक लॉन्ग चेन है, यहां ब्रांचिंग करने वाली है। तो ये कार्बन कौन सी है बेटा? कार्बन नंबर 1, ठीक है। ये जब ब्रांचिंग करती है तो ग्लूकोज पर यहां पर कार्बन नंबर 6 होती है, CH2OH, ठीक है। इसका OH ग्रुप और इस कार्बन पे OH ग्रुप, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे कार्बन 6 का। तो यह ब्रांचिंग हो रही है। इधर से क्या हो रही है? ब्रांचिंग हो रही है। इधर से वाटर निकालो तो यहां पर इस तरह बॉन्ड बन जाएगा। अब मुझे बताओ ये किस किस कार्बन के बीच में है? ये शुगर कौन सी है? अल्फा या बीटा?
अल्फा, सिर्फ अल्फा शुगर्स होती हैं। स्टार्च में कौन सी शुगर्स होती है? सिर्फ अल्फा ग्लूकोज होता है, तो ये खाली अल्फा शुगर है। तो अल्फा शुगर है, तो ये अल्फा जब बांड बना रही हो तो बांड की कैटेगरी कौन सी होती है? अल्फा या बीटा? अल्फा होती है। तो ये बांड अल्फा है, लेकिन कार्बन 1 और 6 के दरमियान में है। इस बांड को क्या बोलेंगे? अल्फा 1 6। तो एमाइलोपेक्टिन स्टार्च में अल्फा 1 4 के साथ अल्फा 1 6 बांड भी आता है। एमाइलोज स्टार्च में सिर्फ अल्फा 1 4 बांड आता है, क्योंकि ये अनब्रांच स्टार्च है और ये 20% होता है, ये स्टार्च 80% होता है। ये पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है। इसके यूनिट्स जिससे ये मिलने, जिनके मिलने से बना है, वो अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज आपको समझा चुका हूं कि कौन से ग्लूकोज को अल्फा कहते हैं, कौन से को बीटा कहते हैं। ये अल्फा ग्लूकोज जब इसकी टाइप्स देखें तो वो एमाइलोज फॉर्म में भी होता है, एमाइलोपेक्टिन, थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर में फर्क है। ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। और स्टार्च जो आप देखते हैं वो मिक्सचर होता है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड का। गंदम के दाने में स्टार्च स्टोर है, प्लांट में स्टोर फूड स्टार्च की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जब आप पीसते हैं, आटा बनाते हैं, यूं समझ लो उसके अंदर 20% एमाइलोज होगा और 80% क्या होगा आटे में? एमाइलोपेक्टिन होगा। समझ, ये दो किस्म के स्टार्च हैं और ये दोनों का मिक्सचर एक्चुअली स्टार्च है। लेकिन इनमें टेक्निकली केमिकल फर्क कौन सा है? ब्रांचिंग का फर्क है। केमिकल डिफरेंस कौन सा है? ब्रांचिंग का फर्क है। ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। समझ गए? अब इस स्टार्च का फिर आखिर में आप उस पॉलीसेकेराइड, ये कहां होता है और ये क्या इसका फंक्शन है? तो स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी ग्लाइकोजन। ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है ऑफ अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च में भी क्या है और ग्लाइकोजन में भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज दोनों में है, दोनों पॉलीसेकेराइड है। फिर फर्क क्यों है? स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में ग्लाइकोजन जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम स्टार्च बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांचिंग। इट इज एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है और इसमें ब्रांच लेंथ 12 से 14 है। 12 से 14 से क्या मुराद है? देखें, ये ग्लूकोज आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे ही 12 to 14 यूनिट्स होंगे उसके बाद फिर ब्रांचिंग होगी। समझे? फिर ब्रांचिंग हुई, फिर 12 to 14 होगी, फिर ब्रांचिंग होगी, फिर 12 to 14 होगी, फिर ब्रांचिंग होगी। समझे? तो ब्रांच जो है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा एक्सटेंसिव है का मतलब यह है कि ब्रांच पॉइंट या ब्रांच लेंथ इसमें कम है। ब्रांच लेंथ इसकी कम है। अगर हम बांड्स देखें तो बांड्स आप मुझे बताएं कौन से होंगे? अल्फा 1 4 होंगे और अल्फा 1 6 होंगे। ये दो बांड्स होंगे। बांड्स कौन से होंगे? अल्फा 1 4 स्ट्रेट चेन में और अल्फा 1 6 ब्रांच में। ब्रांच पॉइंट्स पर अल्फा 1 6 बांड बनेगा और स्ट्रेट चेन में अल्फा 1 4 बनेगा। ये ब्रांचिंग स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाती है। ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो थोड़ी जगह पे ज्यादा ग्लूकोज स्टोर होगा। जगह का मसला था एनिमल में, प्लांट में स्टोरेज कैपेसिटी काफी ज्यादा जगह है फूड को स्टोर करने के लिए, काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं प्लांट के पास। लेकिन एनिमल में फूड स्टोरेज लिमिटेड स्पेस की वजह से ग्लाइकोजन में स्टोर हुई। ग्लाइकोजन इतना ज्यादा ब्रांचिंग करती है कि ये अगर 21 नैनोमीटर का ग्रेन्यूल हो ग्लाइकोजन का, कितना? 21 नैनोमीटर का ये ग्रेन्यूल है। माइक्रोस्कोपिकली आपको बता रहा हूं, ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है जिसके अंदर अगर हम देखें तो इसी तरह ब्रांचिंग होगी ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है वो जब चेन में आएगा इस तरह ब्रांचिंग होगी इसके अंदर। ये टोटल 21 नैनोमीटर का होता है और इसमें 50,000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अंदाजा लगाएं, 20 नैनोमीटर का राइबोसोम है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, और ये सिर्फ 21 नैनोमीटर का एक छोटा सा ग्रेन्यूल जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको नजर आ सकता है। समझे? ये ग्रेन्यूल इतना छोटा होता है और इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के स्टोर कर लेता है। तो देखें ना, आपके एनिमल में ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। अगर मैं ग्लाइकोजन के फंक्शंस बताऊं तो ग्लाइकोजन का एक ही फंक्शन है। फंक्शन के हिसाब से ग्लाइकोजन क्या है बेटा? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। एनिमल्स में और बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोजन स्टोर। एनिमल में आपके लीवर में और आपके मसल्स में क्या स्टोर होती है? तो अब ये लिमिटेड स्पेस है ना,
प्लांट की तरह नहीं है कि बड़ा दरख्त है, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, फ्रूट में स्टोर कर रहा है, वेजिटेबल्स हैं, रूट में है, सीड में है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा है। और एनिमल के अंदर स्पेस का प्रॉब्लम है, एनिमल की एक लिमिटेड स्मॉल साइज्ड बॉडी होती है, तो इसी वजह से ग्लाइकोजन को पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड रखा गया। काम दोनों का सिमिलर है, वो एनिमल में है। हम फूड जो डाइटरी लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं? हम फूड किस फॉर्म में लेते हैं? फूड हम मेनली स्टार्च, हमारी डाइटरी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, हम खाते स्टार्च हैं, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ग्लूकोज में जब तोड़ेगा तो दोबारा जब हमारे सेल में स्टोर होगी किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड, लेकिन ऑफ बीटा ग्लूकोज। अच्छा, एक तो बीटा ग्लूकोज है, दूसरा ये एक्सक्लूसिवली अनब्रांच्ड है। ब्रांचिंग का फायदा किसमें होता है? स्टोरेज में। ब्रांचिंग का फायदा किसमें होता है? स्टोरेज में। और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड आगे हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सक्लूसिवली अनब्रांच्ड है। तो इसमें बॉन्ड्स बताओ शाबाश। बीटा 1,4 ओनली। बेटा इसमें बॉन्ड अल्फा हो सकता है, इसमें 1,6 हो सकता है, क्योंकि ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग होगी 1,6 होगा, ठीक है। तो इसमें बीटा 1,4 बॉन्ड है। बीटा इसलिए क्योंकि शुगर बीटा है, बीटा ग्लूकोज है, और मैंने आपको बताया था कि बीटा ग्लूकोज जो है इसमें कार्बन 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर होता है? रिंग के ऊपर। तो ये कल हमने पढ़ा था ओलिगो में कि बीटा बॉन्ड, बीटा 1,4 इस तरह के बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड कौन सा है? बीटा 1,4। स्टार्च को आप डाइजेस्ट कर सकते हैं? स्टार्च को, हमारी मेन फूड है, हम उसको, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च के ग्लाइकोजन और स्टार्च के दरमियान अल्फा 1,4 बॉन्ड को तोड़ता है। उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। आपके स्लाइवा में भी होता है, पेंक्रियाज भी रिलीज करता है एमाइलेज एंजाइम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एमाइलेज एंजाइम है। एमाइलेज कैन ब्रेक अल्फा 1,4 बट इट कैन नॉट ब्रेक बीटा 1,4 बॉन्ड। उसके लिए एक और एंजाइम चाहिए, सेलुलेज। क्या सेलुलोज डाइजेस्टेबल शुगर होगी या नॉन डाइजेस्टेबल? बोलो। सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड है? बीटा 1,4। और एमाइलेज आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है किसको तोड़ता है? अल्फा 1,4 को। तो ये शुगर हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो ये नॉन डाइजेस्टेबल शुगर है। इट इज नॉन डाइजेस्टेबल फॉर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सेलुलोज डाइटरी फाइबर की फॉर्म में आप फूड में लेते हो सेलुलोज, लेकिन ये डाइजेस्ट होकर खून में शामिल नहीं होगी, बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, ये फाइबर रहेगा, उसको हम डाइटरी फाइबर कहते हैं। इसबगोल का छिलका जो है वो प्योर सेलुलोज है, प्योर फॉर्म में सेलुलोज है, फाइबर है। जब भी आपको कभी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, आप इसबगोल इस्तेमाल करें। डाइजेस्ट नहीं होगा लेकिन इंटेस्टाइन में बाउल मूवमेंट्स के लिए और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन करता है और बहुत सारी हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। सलाद खाते हैं, डाइटरी फाइबर मिलता है। फंक्शन के हिसाब से ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। प्लांट्स और एल्गी की सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। काइटिन जो है होमोपॉलीसेकेराइड है। इसके यूनिट्स कौन से हैं? ना इसमें अल्फा ग्लूकोज है ना बीटा ग्लूकोज है, बल्कि ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव है, उसको कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये ग्लूकोज प्योर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इधर देखें, ये ग्लूकोज है, इस कार्बन पे एक ग्रुप लग जाता है, एन एसिटाइल ग्रुप इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एन है, ये एसिटाइल है, तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोज, ये अमीनो ग्रुप की वजह से, अमाइन की वजह से, एन नाइट्रोजन की वजह से। एक दफा सवाल आया था, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है? काइटिन है। कि कार्बोहाइड्रेट में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये वाहिद कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड जिसमें इसको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ग्लूकोज शुगर है ये बीटा फॉर्म में है, समझे? तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का होमोपॉलीसेकेराइड है, जो बनेगा कैसे? ये सारे एन एसिटाइल हैं लेकिन बीटा शुगर है, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा? बीटा 1,4। और ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बॉन्ड आपने याद रखना है, बीटा 1,4 है और ये स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है, और ये भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। ये पाया जाता है इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स और इन सेल वॉल ऑफ फंजाई।
फंजाई की सेल वॉल में, और आर्थ्रोपोड जानते हैं, ये जो हशरात होते हैं, कीड़े मकोड़े, इनका जो एक्सोस्केलेटन है ये कि भी काइटिन से बना हुआ है, और फंजाई की सेल वॉल भी काइटिन से बनी हुई है। ये दो पॉइंट्स और भी इसमें याद रखें कि ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलीसेकेराइड है, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। सबसे ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट को बेटा हशरात बर्दाश्त करते हैं। एनिमल के अंदर अगर आप देखें, मोस्ट सक्सेसफुल जानदार हैं। सहरा में आपको और कोई जानवर मिले ना मिले, ये हशरात मिलते हैं, क्योंकि वहां की तपिश को ये अपने काइटिन के इस स्ट्रॉन्ग नेचर की वजह से उसको भी बर्दाश्त करते हैं। बात समझे, मेल्ट नहीं होते। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है सहराओं में, गर्मियों के मौसम में खासकर, लेकिन वहां पर भी ये हशरात पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना हुआ है। दूसरा, फंगस भी हार्श इन्वायरमेंट को सहती है। ये भी सख्त माहौल में जहां टेम्परेचर हाई हो वहां फंगस भी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के ओवरऑल क्या फंक्शंस है, जब आप फंक्शंस को इनलिस्ट करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो ग्लूकोज है इसको हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी फ्यूल है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक सारे जानदार एनर्जी के लिए किस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज। तो एनर्जी रेस्पिरेटरी फ्यूल है। हाँ, ये बात है कि कुछ जानदार एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ एनारोबिक, लेकिन मॉलिक्यूल जिसको वो यूज करेंगे वो ग्लूकोज है। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है हर जानदार के लिए। यानी कि ह्यूमन ग्लूकोज को इस्तेमाल करते सारे जानदार। जैसे बेटा एक होती है जलाने की लकड़ी, एक होती है कंस्ट्रक्शन वुड। ये कुर्सी एक लकड़ी से बनी हुई है, दरवाजे एक लकड़ी से बने हुए हैं, और एक लकड़ी आप फ्यूल वुड कहते हैं जिसको आप जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपको जब कभी हीट की जरूरत होगी, आप इस कुर्सी को तोड़ोगे, ये अक्लमंदी है, या फ्यूल वुड को इस्तेमाल करोगे? फ्यूल वुड को इस्तेमाल करोगे। हाँ, मरने लगे हो और कुछ है नहीं, फिर कुर्सी को भी तोड़ोगे। आपकी बॉडी की सेम स्ट्रेटेजी है। आपकी बॉडी क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगी एनर्जी के तौर पे। लेकिन अगर जैसे कुछ इलाकों में कहत आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट अब नहीं है, तो फिर बॉडी की फैट्स यूज होंगी, या फास्टिंग करते हैं, फैट भी बॉडी की यूज होती है एनर्जी के तौर पे। फैट भी खत्म हो गई, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा, फिर आपकी बॉडी प्रोटीन को इस्तेमाल करेगी। प्रोटीन आपकी, जो समझ लो कि ये डाइस की लकड़ी या ये कुर्सी की लकड़ी, ये तोड़ने वाली बात है। बॉडी के मसल बने हुए हैं प्रोटीन से, फंक्शनल रोल है प्रोटीन का, उसको एनर्जी के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो एनर्जी कम है, लेकिन आपकी फ्यूल वुड की तरह है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट का हो, 3600 कैलोरीज तवानाई देता है। इसके स्ट्रक्चरल रोल्स हैं: प्लांट सेल वॉल, सेलुलोज; फंगस सेल वॉल, काइटिन; बैक्टीरियल सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये सारे क्या हैं? ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। ये सारे क्या हैं? पॉलीसेकेराइड्स हैं। इसी तरह, अच्छा, प्लांट भी कह सकते हैं, एलजी की सेल वॉल भी कह सकते हैं। ये किस चीज से बनती है? सेलुलोज से। इसी तरह एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये भी काइटिन से बना हुआ है। स्टोरेज मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल। आपके कोर्स में जिनका जिक्र है पहले वो लिखते हैं। स्टार्च है प्लांट्स में और एलजी में, ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, बैक्टीरिया में स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है। बैक्टीरिया भी ग्लाइकोजन स्टोर करता है। कुछ एलजी में, जैसे रेड एलजी में होता है कैरागिनन, एगर है, ये रेड एलजी में होता है। बेटा स्टोरेज करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होता है।